पार्ट 4। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। ना जाने मुझे उन्हें देखकर ऐसा लगा कि मेरे आने से पहले वे रो रही थी, जैसे उन्हें कोई दुख था। लेकिन मेरे सामने वो उसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस यहाँ आपसे बात करने आया हूँ। कौन सी बात बेटा? और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ इस तरह से नहीं आना चाहिए था। क्यों आंटी, क्यों नहीं आना चाहिए था? मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ ना। और यहाँ मैं कोई पहली बार नहीं आया हूँ। तो अब ऐसा क्या बदल गया कि आप मुझे ऐसा कह रही है? बताइए ना आंटी। देखो बेटा, कुछ सवालों का कोई जवाब नहीं होता। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हारी माँ को पता चला कि तुम यहाँ हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। नहीं आंटी, आज चाहे जो हो जाए, मैं अपने सवालों के जवाब लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। और मुझे पता है कि मेरे सवालों के जवाब सिर्फ आप मुझे दे सकती है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। प्लीज मुझे बताइए कि क्या हुआ है। अंकिता कहाँ है? माँ और पापा आप लोगों के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते? प्लीज बताइए मुझे। आंटी की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा बोझ लिए बैठी हो अपने दिल में। लेकिन क्या यही मुझे जानना था? आंटी ने बताना शुरू किया। उस शाम अंकिता कैफे में तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तभी उसके पास एक फोन आया। फोन करने वाले ने उसे बताया कि यहाँ कैफे से कुछ दूर एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया है और उसके फोन से उन्हें अंकिता का नंबर मिला। ये सुनते ही अंकिता एकदम घबरा गई। वो फटाफट एक्सीडेंट वाली जगह पहुंची तो देखा तुम जख्मी हालत में बेहोश पड़े हुए थे। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने जैसे तैसे एम्बुलेंस को फोन लगाया और तुम्हें हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल वालों ने मना किया कि ये एक एक्सीडेंट केस है और पहले पुलिस में रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। लेकिन अंकिता की दोस्त के पिताजी, जो कि वहाँ एक डॉक्टर है, उन्होंने अंकिता को देखा और सारी बात सुनने के बाद उन्होंने तुम्हें एडमिट कर लिया। अंकिता ने तुम्हारे घर और हमारे पास फोन किया और जल्दी हॉस्पिटल आने को कहा। फिर क्या हुआ आंटी? वही जो नहीं होना चाहिए था, उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मतलब? जब हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो अंकिता का रो रो कर बुरा हाल था। मुझे देखते ही वो मुझसे लिपट गई। बहुत सहम गई थी वो इस हादसे से। तुम्हारी माँ तुम्हें इस हालत में देखकर खुद को संभाल नहीं पा रही थी। और फिर और फिर क्या आंटी? तुम्हारी माँ अंकिता पर बरस पड़ी। उन्होंने कहा, ये झूठे आंसू बहाना बंद करो तुम। मेरे बेटे की आज जो भी हालत है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो अंकिता। मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और बदले में उसे क्या मिला? ये हादसा। आंटी, ये आप क्या कह रही है? अंकिता बोली। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। ना तुम उस कैफे में बुलाती और ना मेरा बेटा आज इस हालत में होता। यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। अगर तुम मेरे बेटे की जिंदगी में नहीं आती तो आज मेरा बेटा मेरे पास होता सही सलामत। उसके बाद तुम्हारी माँ बोलती रही और अंकिता सुनती रही। मैं चुप थी क्योंकि मैं एक माँ थी और तुम्हारी माँ का दर्द समझ सकती थी। तभी डॉक्टर ने आकर बताया कि तुम खतरे से बाहर हो। उन्होंने कहा कि तुम्हें अभी होश नहीं आया है, लेकिन हम तुमसे थोड़ी देर में मिल सकते हैं। लेकिन तुम्हारी माँ को यह मंजूर नहीं था। देखो अंकिता, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि अब तुम मेरे बेटे की जिंदगी से चली जाओ हमेशा हमेशा के लिए। उससे दूर हो जाओ। जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा साया मेरे बेटे पर कभी पड़े। इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। इससे पहले कि मयंक को होश आए तुम चली जाओ। ये सब सुनकर अंकिता टूट गई। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की एक ना सुनी और रोते रोते वहां से घर चली आई। अच्छा होगा आप लोग भी यहाँ से चले जाए। मैं हूँ अपने बेटे का ध्यान रखने के लिए। हमने सोचा कुछ बोलने से बात बिगड़ सकती है, इसलिए हम भी वहां से चुपचाप चले आए। मैं हैरान था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि माँ अंकिता से ऐसा बर्ताव कर सकती है। लेकिन अंकिता है कहाँ पर? मैंने पूछा। पता नहीं। जब हम लोग घर वापस आए तो अंकिता अपने कमरे में थी। मैंने दरवाजा खटखटाया लेकिन उसने नहीं खोला। मुझे लगा कि अभी उसे बहुत बुरा लगा है, इसलिए अभी उससे बात करना ठीक नहीं होगा और कुछ दिनों में तुम्हारी माँ का गुस्सा भी उतर जाएगा। लेकिन लेकिन क्या? जब सुबह मैं उसके कमरे में गई तो दरवाजा खुला था,
लेकिन अंकिता कमरे में नहीं थी। मैंने उसे कमरे में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। सुबह से घर में भी उसे किसी ने नहीं देखा था। मैं घबरा गई, लेकिन तभी मैंने उसके तकिए के नीचे एक चिट्ठी देखी। क्या लिखा था उसमें? बताइए आंटी, तुम खुद ही देख लो, कहकर आंटी ने वो चिट्ठी लाकर मेरे हाथ में थमा दी। मैंने पढ़ना शुरू किया। माँ, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ोगी तब मैं तुम्हारे सामने नहीं होऊंगी, इसलिए खुद को संभालना। कल रात आंटी ने जो कुछ भी हॉस्पिटल में कहा, मैंने उस बारे में बहुत सोचा और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो भी कहा वो सच था। शायद कहीं ना कहीं मयंक की इस हालत की जिम्मेदार मैं ही थी। और अब एक सच्चा दोस्त होने के नाते मैं नहीं चाहती कि दोबारा उसकी जिंदगी में कुछ भी बुरा हो। अब वो तो जिद्दी है, मानेगा नहीं, इसलिए मैं खुद ही उससे दूर जा रही हूँ। और मैं ऐसा इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों को कुछ भी वैसा सुनना पड़े। मुझे नहीं पता था कि मुझे अपने दोस्त से इस तरह अलग होना पड़ेगा, पर शायद किस्मत को यही मंजूर है और शायद इसी में सबकी भलाई है। मयंक को कुछ बताना मत और उससे कहना कि हो सके तो मुझे भूल जाए। और आप सब मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। वादा करती हूँ, जहाँ भी रहूंगी अपना ख्याल रखूंगी। आपकी बेटी। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने सोचा भी ना था कि नाजुक सी दिखने वाली लड़की कभी इतना बड़ा कदम भी उठा सकती है, और वो भी मेरे लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अंकिता, मेरी अंकिता, जिसे मैं कभी अपने से दूर नहीं करना चाहता था, वो मुझे छोड़कर जा चुकी थी। हम सबको छोड़कर जा चुकी थी। बेटा, मैं तुम्हारी माँ से नाराज नहीं हूँ और ना ही उन्हें दोष देना चाहती हूँ, क्योंकि वो उस वक्त अपने बेटे के लिए दुखी थी। लेकिन तुम ही बताओ, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी बेटी का क्या कसूर था? इतना कहकर आंटी रो पड़ी। मेरे पास भी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं था। आंटी, क्या उसके बाद अंकिता का कोई फोन या कोई मैसेज नहीं आया? उसकी कोई खबर? नहीं बेटा, कोई फोन नहीं आया। अंकिता के पापा भी सभी रिश्तेदारों और अंकिता के दोस्तों से पता कर चुके हैं, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। हमने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब उन्हें कोई खबर मिलेगी तो वो हमें बता देंगे। आप चिंता मत कीजिए, अंकिता मेरे लिए घर छोड़कर गई है ना, तो अब उसे वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को ढूंढकर जल्द ही आपके पास लेकर आऊंगा। लेकिन बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा? आंटी, आप उनकी चिंता मत कीजिए। अंकिता मेरी दोस्त है, मेरा भी कुछ फर्ज है उसके लिए, इसलिए अब चाहे कुछ भी हो मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। इतना कहकर मैं वहां से चला आया। जब घर आया तो माँ और पापा दोनों आ चुके थे। कहाँ था तू इतनी देर से? मैंने मना किया था ना घर से बाहर जाने के लिए। तुझे कुछ समझ में नहीं आता? कोई फिक्र नहीं है इस लड़के को, ना अपनी और ना हमारी। माँ शुरू हो गई। माँ, आपने अंकिता को मुझसे दूर जाने के लिए कहा था? मैंने पूछा। अच्छा, तो तू उसके घर गया था, रहा नहीं गया ना तुझसे? माँ, आपने अंकिता को मुझसे दूर जाने के लिए कहा था या नहीं? मैंने गुस्से से चिल्लाकर पूछा। माँ चुप हो गई। जवाब दीजिए मुझे, हाँ या नहीं? हाँ। क्यों माँ, ऐसा क्यों किया आपने? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उस लड़की का बुरा साया तुझ पर पड़े और तेरे साथ दोबारा कुछ भी ऐसा बुरा हो। आगे का पार्ट देखने के लिए पार्ट 5 देखे। और अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।